So बच्चों लास्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द विच फैक्टर्स इफेक्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ बाइस स्टेबलाइजेशन. हमें बाइस स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब हमें स्टेबिलिटी की, मतलब स्टेबिलिटी की मैंने आपको ये बताया कि हमारा कौन कौन से टेम्परेचर इफेक्ट करता है और पैरामीटर्स इफेक्ट करता है. ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आपका क्यू पॉइंट है वो बीच में स्टेबल रहना चाहिए. तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिसको हम बोलते हैं बाइस स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स. ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि क्यों नीड ऑफ बाइस स्टेबलाइजेशन में आप फिर वही बताएंगे कि अभी जो मैंने आपको पीछे बताई सारी कहानी कि आपका पैरामीटर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, पैरामीटर शिफ्ट होगा तो क्या होगा. ठीक है, आपका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें बाइस स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है. तो बाइस स्टेबलाइजेशन में जो आपकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को. प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम चाहते हैं कि जो आपका क्यू पॉइंट है किसी भी बाइस स्टेबलाइजेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए. उसके लिए सबसे पहला गुण होना चाहिए कि क्यू पॉइंट हमेशा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन में फिक्स होना चाहिए. एक्टिव रीजन मतलब बीच में ही होता है एक्टिव रीजन के बीच में सेट होना चाहिए. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अल्फा बीटा में चेंज होने पर भी, यानी पैरामीटर्स में चेंज होने पर भी क्यू पॉइंट फिक्स रहे. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर में चेंज होने पर भी आपका क्यू पॉइंट जो है वो फिक्स रहे. ये तीन चीज़ें होनी चाहिए कि क्यू पॉइंट आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन में यानी मिड में होना चाहिए, अल्फा बीटा चेंज होने पर भी क्यू पॉइंट फिक्स रहे, टेम्परेचर में चेंज होने पर भी क्यू पॉइंट फिक्स रहे. ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. तो इसके लिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या देखा कि कोई भी बाइसिंग सर्किट हो, अभी हम बाइसिंग टेक्निक्स इसके बाद में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में, बाइसिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं. तो हमें इससे सबसे पहले क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हम 3-4 आप इसमें बाइसिंग टेक्निक्स को यूज़ पढ़ेंगे. तो उन बाइसिंग टेक्निक्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उनका स्टेबिलिटी फैक्टर यानी स्थिरता गुणांक आपको पता होना चाहिए. अब स्थिरता गुणांक क्या है, किसी भी बाइसिंग सर्किट में ऑपरेटिंग पॉइंट की, अगर हम कोई सी भी बाइसिंग टेक्निक्स ले रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर ले रहे हैं, या हम कॉमन या कलेक्टर बेस बाइस ले रहे हैं, या हम फिक्स बाइस सर्किट टेक्निक ले रहे हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगी इसके बाद. तो उसके अंदर जो उसकी कि हम क्या कहेंगे, हम ऑपरेटिंग पॉइंट को किसी भी बाइसिंग सर्किट में ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी की तुलना हम किससे करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर से करेंगे. ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट की, हर एक टेक्निक की अपने अलग क्यू पॉइंट का डिस्क्रिप्शन होगा. तो उस क्यू पॉइंट की जो कंपैरिजन है हम वो किससे करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर से करेंगे. तो मैं अगर यहाँ डेफिनेशन आपको इसकी बताऊँ तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपका जो एस है, स्टेबिलिटी फैक्टर को हम एस से शो करते हैं. यहाँ देखिए, स्टेबिलिटी फैक्टर को हम यहाँ एस से शो करते हैं, कैपिटल एस से. ठीक है, एस जो होता है ये रेशो होता है आपका चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन लीकेज करंट, जिसमें आपका बीटा और VBE क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर एस कलेक्टर करंट में थोड़ा सा भी चेंज होने पर और लीकेज करंट में भी थोड़ा सा चेंज होने पर इनके जो अनुपात होता है, इनका जो रेशो होता है. ठीक है, कलेक्टर करंट में भी अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है या लीकेज करंट में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, जिसमें हम बीटा
पैरामीटर और VBE बेस एमिटर वोल्टेज को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो लीकेज करंट है ICBO, लीकेज करंट के रिलेटिव लीकेज करंट के सापेक्ष जो आपकी कलेक्टर करंट में होने वाली चेंज के रेशो को, दर को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जब हमारा बीटा और VBE कांस्टेंट रहता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो S के बारे में आपको ध्यान रखना है, S की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होनी चाहिए, नेवर, 1 से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि S की वैल्यू, S का जो मिनिमम वैल्यू है S की, वो हमेशा 1 रहनी चाहिए, 1 तो होनी चाहिए किसी भी अब इससे दूसरा रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी बाइसिंग सर्किट में S का मान जितना भी कम होगा, S का मान जितना कम होगा, आपके लीकेज करंट में होने वाले चेंज से आपके कलेक्टर करंट पर उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा। यानी आपकी S की वैल्यू जितनी कम होगी, S वैल्यू जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना कम लीकेज करंट कलेक्टर करंट पे क्या कर डालेगा, इफेक्ट डालेगा। यानी वो सर्किट उतना, जिसकी स्टेबिलिटी फैक्टर जितनी कम होगी, यानी वो बाइसिंग सर्किट उतना ही बेहतर होगा। मतलब उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से उसके ऑपरेटिंग पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी उसका Q पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। अब इसको जरा मैं एक्सप्रेशन से अगर समझाऊं तो आप इसको एक्सप्रेशन से बच्चों ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा ज़रा, मैं आपको एक्सप्रेशन समझा रही हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी समझा रही हूँ, ज़रा देखिएगा। देखिए, हमें पता है कि IC बराबर क्या होता है, बीटा IB, ठीक है, प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, राइट, जिसमें IB क्या है, आपकी बेस करंट है, बीटा क्या है, आपका पैरामीटर है, किसका, कॉमन बेस का, कॉमन एमीटर का। कॉमन एमीटर के लिए हम बीटा लेते हैं, कॉमन बेस के लिए हम अल्फा लेते हैं। ये कॉमन एमीटर के लिए पैरामीटर हो गया बीटा, IB आपका बेस करंट हो गया, और आपका ICBO क्या हो गया, आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट हो गया, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू IC। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल IC अपॉन डेल IC 1 हो जाएगा, बीटा IB IC के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये आ जाएगा डी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा, ये तो होगा ना डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसको पहले ले लीजिए, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स को पहले लो वाई को, फिर वाई को लो एक्स को, तो इसकी एक टर्म ये तो 0 हो जाएगी, IC के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ICBO डिवाइड बाय DIC। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर जो हमारा होता है वो डेल्टा IC अपॉन ICB होता है, मतलब इसका उल्टा। तो अगर आप इसको 1/S कर दो तो क्या बन जाएगा, अगर आप इसको 1/S कर दो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा ICBO डिवाइड बाय डेल्टा IC, तो ये बन जाएगा। तो आप इसमें रख दीजिए वैल्यू 1 = बीटा DIB DIC 1 प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा 1/S, ठीक है। जब आप इसको आगे सॉल्व करते हो अगर क्या आ जाएगी, S पूरा इधर आ जाएगा, S और ये S बीटा, तो इस पूरे को आप इधर ले जाइए, S माइनस S बीटा DIB अपॉन DIC, फिर इधर क्या बचेगा 1 प्लस बीटा, दैट्स इट। अब आप इसमें से S कॉमन ले लीजिए, उस S को इधर ले जाइए, ये S कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC इक्वल टू 1 प्लस बीटा। अब ये पूरा जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, S इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये बाइसिंग सर्किट के लिए, किसी भी बाइसिंग सर्किट के लिए एक नॉर्मल इक्वेशन है, जो क्या है हर एक सर्किट के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो आप इसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आपका स्टेबिलिटी फैक्टर, अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछी जाती है तो आपको यही बताना है, ठीक है।
तो हमारी अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको डिफरेंट बाइसिंग सर्किट, जिसमें आप पढ़ेंगे फिक्स बाइस, कलेक्टर टू बेस बाइस, एमिटर बाइस या सेल्फ बाइस या पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, तो एक दिन में 2 टेक्निक्स या एक दिन में 1 टेक्निक्स आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं रहा है इसके बाद में, इसके ख़त्म होते बाइसिंग सर्किट के ख़त्म होते आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, उसके बाद में सिर्फ मोस्फेट और फैट आपका रह जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, मेन आपकी कहानी से बेसिक था, ये सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है इसमें। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।